नियंत्रण प्रक्रिया एक ऐसी कार्यबद्ध प्रक्रिया है जिसमें एक प्रबंधक ये सुनिश्चित करता है कि वास्तविक मापदंडों के अनुसार कार्यों को निष्पादित किया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो आ रहा है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है स्टैब्लिंग बेसलाइन। फिर हम मेजर करेंगे परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल को आउटकम परफॉर्मेंस से, उसमें कुछ करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस होंगे वो हम लेंगे इसमें। तो चलिए हम देखते हैं इन क्रियाओं को। तो सबसे पहले है नियंत्रण प्रक्रिया। कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें होंगी। तो नियंत्रण एक विधिवत प्रक्रिया है जिसमें निम्न कदम है। विधिवत मतलब अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज चलती है, मतलब कि फर्स्ट कौन सी एक्टिविटी होगी, सेकंड, तो हम इसमें एक विधि प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इसमें निष्पादन मानकों का निर्धारण, हम इसमें कुछ मेजर्स कर रहे हैं, मानक यहाँ पे निर्धारित कर रहे हैं। फिर वास्तविक निष्पादन की जो हम पहले हमने निष्पादित किया कि हमने एज्यूम किया एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, फिर जो एक्चुअल वास्तविक जो होगा, एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होगा वो होगा। अब इन दोनों में हम फिर निष्पादन में तुलना करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड की हम तुलना करेंगे और यहाँ पे डिविएशंस का पता लगाएंगे, कुछ कमियां। डिविएशंस किस फॉर्म में होती है हमारे पास कि अगर कोई कमियां है उसका क्या होगा, फिर उस अगर वो कमियों को पूरा करने के लिए हम सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे, मतलब प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। तो ये इस अनुसार चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निष्पादित मानकों का निर्धारण, सेटिंग परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें आएगा मानक एक मापदंड है, मेजरमेंट है। मापदंड है मतलब मेजर है जिसके तहत वास्तविक निष्पादन की माप की जाती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम कंपेयर करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस से, तो हमने कुछ ना कुछ मेजर या कुछ नंबर फॉर्म में मेजरमेंट्स लिए होंगे, तो उसके अनुरूप ये होता है। मानकों को परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप में निर्धारित किया जाता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब इन फॉर्म्स ऑफ नंबर और गुणात्मक दोनों तरह से हो सकते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्म में भी हो सकते हैं या कुछ क्वांटिटी वाइज भी हो सकते हैं। तो हम जब भी मानक निष्पादित, हो सकता है किसी का पैसे कमाना ना हो ऑब्जेक्ट, किसी संस्था का, वो कुछ सोशल सेटिस्फेक्शन चाहती हूँ या ये हो सकता है लोगों की मदद करना चाहती हूँ, तो ये उसको गुणात्मक रूप में हो सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब एक फॉर्म में अपना ऑब्जेक्ट सेट कर लिया कि इतने का 1 लाख का टर्नओवर या 4 लाख का टर्नओवर हमको करना है। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में हो सकता है। मानकों का निर्धारण करते समय प्रबंधक को चाहिए कि वह मानकों संक्षिप्त परिमाणात्मक शब्दों में निर्धारित करे ताकि उनकी तुलना वास्तविक निष्पादन से हो सके। तो जब भी हम मेजर ले रहे हैं या मानक सेट कर रहे हैं तो मैनेजर्स को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि संक्षिप्त मतलब इन फॉर्म्स ऑफ आउटकम ऐसा होना चाहिए जिसको हम शब्द नंबर्स में कंपेयर कर सके। ठीक है, उनकी तुलना कर सके, मतलब इतना हमने 10 लाख का टारगेट बनाया था, 5 लाख हमने अचीव किया, तो 5 लाख की कमी रह गई, तो उसके लिए हम सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। तो हमने यही सुनिश्चित करना है कि जो परिणात्मक शब्दों में हम उसको व्यक्त कर सके, तुलना कर सके और जिसका हम एग्जीक्यूशन कर सके। ठीक है, मानक इतने लचीले हो कि आवश्यकता अनुसार सुधारे जा सके। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब उसमें हम क्या कर सके, प्रिवेंटिव स्टेप्स लें तो उसमें फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीले होने चाहिए कि हम उसमें सुधारात्मक कार्यवाही कोई कर रहे हैं तो उसको इन फॉर्म्स ऑफ नंबर सुधारा जा सके, हमने जो आउटकम अचीव नहीं किया उसको हम अचीव कर सके। ठीक है, व्यवसाय के आंतरिक एवं ब्रह्म वातावरण में परिवर्तन होने पर कुछ सुधारकों की आवश्यकता हो सकती है। वे परिवर्तन व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आंतरिक दोनों फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एक बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो हमने इसमें कुछ सुधार, प्रिवेंटिव एक्शंस की हमें जरूरत होनी चाहिए और ये परिवर्तन व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू बिजनेस। अगर हम वो ऐसे हो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या हो सके, ढल सके। ठीक है, जिसमें हम चेंजेस अपना सके या कुछ हमें हटाना है, एक्सक्लूड करना है, वो कर सके। तो ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर वास्तविक, ये सेकंड स्टेप है हमारा, वास्तविक निष्पादन की माप। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हम पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मापदंड सेट करेंगे। ठीक है, तो
एक बार निष्पादन मानकों का निर्धारण कर लिया जाता है तो अगला कदम वास्तविक निष्पादन का, अभी हमने एक्सपेक्टेड आउटकम किया था, अब ये एक्चुअल आउटकम है कि जो हम असल में पाना चाहते हैं, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस पे बेस होगा या एक्चुअल आउटकम, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस या आउटकम होगा जिसको हमको अचीव करना है, ठीक है, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो है कि एक बार हमने अगर एक्सपेक्टेड कर लिया तो अब हम वो एक्चुअल भी सेट करेंगे कि हम क्या पाना चाहते हैं। निष्पादन की माप उद्देश्यपूर्ण तथा विश्वसनीय विधि से होनी चाहिए, और जब भी हम मेजर सेट कर रहे हैं तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स बनाएं या ऐसी प्रणाली फॉलो करें जिसमें विश्वसनीय, जिसमें हम ट्रस्ट कर सके, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, या आसानी से जिसको हम क्या कर सकें, जिसका अकाउंट हम सेट कर सकें या ऑडिट करवा सकें, तो उस नंबर्स होने चाहिए या किसी चीज का अपने मापदंड होना चाहिए, तो वो उस अनुसार होना चाहिए कि ऑब्जेक्टफुल होना चाहिए एंड ट्रस्टेबल प्रोसेस होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निष्पादनों की माप की बहुत सी तकनीकियां, ठीक है, बहुत जो हम एग्जीक्यूट करते हैं इसकी टेक्निक्स बताइए कि वेरियस टेक्निक्स हो सकती हैं। इसमें व्यक्तिगत देखरेख, आप इसको किसी भी एम्प्लॉय को पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे रख रहे हो, उसकी जांच डेली टू डेली उसका ऑब्जर्व कर रहे हो कि आज इसने इतना काम किया, कल इसने इतना किया, तो उस बेस पे हो सकते हैं। नमूना जांच, सैम्पलिंग कर सकते हो, ठीक है, सैंपल्स उठा 3-4 नमूने होते हैं, उनके बीच में सैम्पलिंग्स कर सकते हो कि कौन सा प्रोसीजर बेस्ट होगा। निष्पादन रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट हो सकती है कि किस एम्प्लॉय ने कितना अचीव किया, कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये जो टेक्निक्स है इस पे सम्मिलित है, जिसमें व्यक्तिगत देखरेख, नमूना जांच, निष्पादन रिपोर्ट आदि ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। जहां तक संभव हो निष्पादन की माप उसी इकाई में हो जिसका मानकों का निर्धारण, तो हमें यहाँ यूनिट या वो सेट करना है इन फॉर्म्स ऑफ नंबर हो, ठीक है, अगर इन फॉर्म्स ऑफ नंबर हो तो वो तुलनात्मक आसानी से हो जाता है, उसमें तुलना या डिविएशन आसानी से निकल जाता है। तो हमें जब भी हम डिविएशन सेट कर रहे हैं तो उस इकाई में होना चाहिए जिसको हम आसानी से मापदंड कर सकें या नाप सकें, उसका हम एग्जीक्यूशन कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब थर्ड है, वास्तविक कार्य प्रगति को मापते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, इसी में ये इंक्लूड है कि जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कार्य प्रगति के आंकड़े यथासंभव पूर्णतः सही होने चाहिए, ठीक है, जो भी आउटकम आया है वो जो उसका आउटकम जो है उसका नंबर सही होना चाहिए, मतलब जितना भी वो नंबर फॉर्म में है, अगर आपके पास रिजल्ट आउटकम रिपोर्ट है नंबर फॉर्म में तो उसके आंकड़े सही हो, क्योंकि अगर आंकड़े सही होंगे तभी हम उसको पिछले परफॉर्मेंस से एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड था और जो एक्चुअल था उनको हम नाप पाएंगे। तो डिविएशन अंतर तभी निकलेगा जब आपके आंकड़ों का सही होगा, तालमेल सही बैठेगा। ये आंकड़े निरंतर तैयार किए जाएंगे और रेगुलर फॉर्म में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक बेसिस के फॉर्म पे कर लिए, ये रेगुलर होने चाहिए, ठीक है, दिन प्रतिदिन इसमें निश्चितता होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे होने चाहिए, ठीक है, कि रेगुलरिटी होनी चाहिए इसमें या किसी तरह की सुनिश्चितता होनी चाहिए कि हम जो आंकड़े बना रहे हैं वो हमने डेली रिपोर्ट्स के हिसाब से बनाया, ऐसा नहीं कि हम अगर 1 साल का लेंगे तो उसमें कई सारी गड़बड़ी निकलेगी, तो हमें रेगुलर फॉर्म पे ये करना है। प्रगति मापने के मापदंड है वैसे ही होने चाहिए जैसे कि प्रमाप तय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जो मेजरमेंट्स के फॉर्म होते हैं, जो मेजर हम कर रहे हैं तो वो जो मेजरमेंट के स्केल होते हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट स्केल होना चाहिए, ठीक है, मेजरमेंट स्केल, कुछ स्केल हमने रखे हैं कि हम किस हिसाब से परफॉर्मेंस नाप रहे हैं, तो जो भी मापदंड हो उसका मेजरमेंट स्केल होना, आउट ऑफ 10 रख रहे हो आप, आउट ऑफ 100 लग रहे हो, रेटिंग्स दे रहे हो, उस फॉर्म में ये हो सकते हैं। प्रगति मापन पद्धति शीर्ष विचलन प्रकट करने वाली होनी चाहिए, डिविएशन कमी निकल रही हो, किसी तरह की डिविएशन या कमी आ रही हो उस तरह की पद्धति हमें अपनानी चाहिए, ठीक है, प्रगति मापन पद्धति मतलब जिसमें हम क्योंकि अगर कमी निकलेगी तभी हम सुधारात्मक कार्यवाही कर पाएंगे, तो किसी तरह की डिविएशन अगर कोई भी पद्धति बता रही है उस पर ये बेस होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, तो वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना, अब ये थर्ड स्टेप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं एक्चुअल जो हमने अचीव किया है और जो एक्सेप्टेड, दो हमने अभी क्या अचीव किया, मतलब हमने प्लानिंग क्या की थी और अचीव क्या किया, तो उसके बीच में हम तुलना कर रहे हैं। तो कार्यवाही में वास्तविक निष्पादन की तुलना निर्धारित मानकों से की जाती, जो हमने सेट किए थे मेजर्स जो सेट किए थे, तो एक्चुअल की हम एक्सपेक्टेड से तुलना करेंगे। ऐसी तुलना में इच्छित तथा वास्तविक परिणामों में अंतर हो सकता है। अब जो हमने इच्छित एक्सेप्टेड किया था और एक्चुअल है, तो इनके बीच में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अंतर हो सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जो भी अंतर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, और यही डिफरेंस को हम डेविएशन बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो मानकों का निर्धारण यदि परिणात्मक शब्दों में किया जाता है
तो सरल हो जाता। तो ये अगर इन फॉर्म्स ऑफ नंबर कर रहे हैं, अगर हम डिविएशन कैसे इन फॉर्म्स ऑफ नंबर कर रहे हैं, तो हम उसमें, क्योंकि नंबर क्या है, एक मेजर होता है, नंबर अपने में एक मेजर है जिसमें हम कमियों का पता लगा सकते हैं और वो कार्यवाही को जो सुधारात्मक है वो पूरी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव फॉर्म में बहुत कम होता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में बहुत कम होता है, क्वांटिटेटिव में होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आउटकम हमेशा, जैसे हम रेटिंग देते हैं या कुछ हम रिव्यूज लिखवा रहे हैं, स्टार्स में ले रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ नंबर्स ही होता है, जिसको हम मेजरमेंट नंबर में होता है, मेजर करना इजी हो जाता है। तो ये इन फॉर्म्स ऑफ नंबर्स होना चाहिए। फिर है विचलन विश्लेषण, एनालाइजिंग डेविएशंस, कमियां, यहाँ जो कमियां होती है उनके बारे में हम विचलनों का पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रियाकलापों में कार्य संपूर्ण होने में कुछ विचलनों का होना स्वाभाविक है। अब ऐसा बहुत कम होता है जो हमने सोचा था वो हमने एक्चुअल में अचीव कर लिया, उसके बीच में हमेशा 19-20 का फर्क रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकल के आएंगी, तो उसी को हम डिविएशंस बोलते हैं, ठीक है। विचलनों के लिए अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए, और डिविएशन के लिए हमें मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए कितना, और मिनिमम टू मैक्सिमम के स्केल में हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो इस संबंध में निम्नलिखित दो सिद्धांत महत्वपूर्ण, इसके दो प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं जो इसके लिए प्रचलित है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से दो सिद्धांत हैं। जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, नियंत्रण द्वारा उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अटिल जटिल है, बहुत स्ट्रिक्ट है, उन पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे जो पॉइंट ऑफ फोकस क्या होगा, जो स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत जटिल है, तथा संगठन की प्रकृति में बाधक है, ठीक है, बैरियर बन रहे हैं, नुकसान पहुंच सकता है, लॉस हो सकता है संस्था को, उस तरह के बैरियर्स बन रहे हैं। यदि मुख्य परिणाम क्षेत्र जटिल बिंदु कहलाता है, ठीक है, जो मेन आउटकम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, वो क्या कहता है, जटिल बिंदु, स्ट्रिक्ट पॉइंट, इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलेंगे। यदि जटिल बिंदु गलत होता है तो उसका परिणाम संपूर्ण संगठन को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ हैवी लॉसेस के चांसेस होते हैं, ठीक है, सबको लॉस होगा, संस्था अगर लॉस में गई तो हर व्यक्ति को लॉस हो सकता है। तो ये जो स्ट्रिक्ट उन पॉइंट पे हमें कि जहां हमें नुकसान होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो उन बिंदुओं पे हमें यहाँ पे फोकस करना है कि इसके कारण संस्था को लॉस हो सकता है, भारी नुकसान या घाटा झेलना पड़ सकता है, और संस्था का नुकसान हर व्यक्ति का नुकसान है। तो हमें स्ट्रिक्ट पॉइंट पे जहां से हमें जैसे कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है, एकदम से सेल्स डाउन हुई तो क्या होता है, उससे जो सेल्स है या सेल्स कम हुई, बिक्री कम हुई, तो वो पूरा एक जो संस्था उसको इफेक्ट करती है, लॉस में पूरी संस्था जाती है। तो हमें उन बिंदुओं पर यहाँ फोकस करना है जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के नाम से हम जिनको जानते हैं। सेकंड है अपवाद द्वारा प्रबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसमें ये बताया कि यह प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि आप सभी चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते तो किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर पाते। एवरीथिंग, ये प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने ये बताया कि एवरीथिंग कांट बी कंट्रोल। आप अगर सारी चीजें कंट्रोल करने बैठोगे तो कुछ भी उसका रिजल्ट आउटकम नहीं होगा, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इस सिद्धांत का मानना है कि केवल महत्वपूर्ण विचलनों को, जो इंपॉर्टेंट डिविएशंस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो डिविएशंस हैं सिर्फ वही कंट्रोल किए जाने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में ये है कि सारी चीजें मैनेजर के हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो डिविएशन लेके आते हैं, तो हर चीज नहीं कंट्रोल कर सकते, हमें सिर्फ उन्हीं मानकों या विचलनों को महत्वपूर्ण मान के कंट्रोल करना है जो बहुत अति आवश्यक है। साथ ही उच्च प्रबंध को ध्यान में लाना चाहिए, ठीक है, और ये ऐसे डिसीजंस जो हैं वो उच्च अपर मैनेजमेंट को ही करना चाहिए। उन डिविएशंस को हमें पता लगाना है जो क्या है, कमजोर हैं या जिन पे फोकस होना चाहिए था, जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या किसी का डिसीजन इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे मानकों को हमें विचलनों का पता लगा के पूरा करना चाहिए, उस प्रबंध द्वारा लाना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपवाद द्वारा प्रबंधन। अब है नेक्स्ट है सुधारात्मक कार्यवाही करना, टेकिंग करेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर विचलन हमें पता लगे तो उसके बाद आपने क्या सुधारात्मक कार्यवाही की, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। तो नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ये लास्ट स्टेप है, सुधारात्मक कार्यवाही करना, प्रिवेंटिव एक्शंस जो हम ले रहे हैं वो लास्ट स्टेप होता है किसी भी कार्यवाही का। यदि विचलन अपनी निर्धारित सीमा के अंतर्गत है तो किसी सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं, बहुत कम होता है, ये जो एक्सपेक्टेड होता है और जो एक्चुअल होता है वो इक्वल हो, ठीक है, ऐसा बहुत कम कंडीशन में होता है कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो डिविएशन से कमियां हैं वो आउटकम जो है वो एक सा निकल के आए। तो अगर दोनों इक्वल है नंबर में, ठीक है, तो फिर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं है, वही चीज ये बोल रहे हैं। यदि विचलन अपनी निर्धारित सीमा लांघ जाते, ठीक है, एक्सेस है,
विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें वो बहुत बड़े नंबर में आए, मतलब लॉस बड़े नंबर्स में दिख रहा है, तो प्रबंधकीय कार्यवाही की तुरंत आवश्यकता होती। तो मैनेजर जो एक्शन होता है, मैनेजरल एक्शन होता है, उसको आपको शीघ्र से शीघ्र किसी भी मैनेजर को करना है ताकि विचलन फिर अपना सिर ना उठा सके, मानकों को प्राप्त किया जा सके। विचलन डिविएशन अगर कमी बहुत ज्यादा फॉर्म में है, नंबर्स इन मतलब हैवी लॉस हो रहा है संस्था को, या इस तरह का है कि घाटे में चली जाएगी, कंपनी बंद हो सकती है, तो ऐसे में जो मैनेजर का जो एक्शन है, मैनेजरल एक्शन, वो फास्ट और अति शीघ्र लेना चाहिए। उसको डिसीजन मेकिंग फास्ट करना है जिससे हम मानकों को प्राप्त कर सकें। यदि प्रबंधकों के प्रयास से विचलनों को ठीक रास्ते पर ना लाया जा सकता है तो मानकों का पुनः निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैनेजर यहाँ पे कंट्रोल मैनेजर का फेल हो रहा है, मैनेजर कंट्रोल जो है वो फेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो डिविएशन को ठीक रास्ते पे हमने जो कमी है वो पता ही नहीं लगा पाए, तो मानकों को पुनः फिर से आप जो आपने एक्सेप्टेड आउटकम थे फिर से आप सेट करो। मानक मतलब आप फिर से एक टारगेट दो, या पूरे साल के लिए अगर इस साल का टारगेट फेल हो गया तो फिर से आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है कि जो पुराना टारगेट या प्रोसेस है उसको आपको फिर से सेट करना पड़ेगा, तो फिर से हमें इंस्पेक्शन या निरीक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सुधारात्मक कार्यवाही में, कि सुधारात्मक कार्यवाही अंतिम चरण है, हर मैनेजर को करना है। ये बहुत कम होता है कि एक्सपेक्टेड जो होता है और एक्सपेक्टेड जो होता है और जो एक्चुअल होता है, एक्सेप्टेड और जो एक्चुअल होता है वो एक सा हो, तो ये बहुत कम होता है, ठीक है, कि दोनों सेम सेम आए। और जब अगर एक्सपेक्टेड जो था एक्चुअल से बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपको सुधारात्मक कार्यवाही की अति आवश्यकता है, ठीक है। और उसमें कोई अगर मैनेजर ही फेल हो रहे हैं तो फिर से आपको मानक फिर से सेट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पूरी प्लानिंग प्रोसेस फेल हो रही है, ठीक है। तो ये था लास्ट ऑप्शन। इस प्रकार नियंत्रण प्रक्रिया एक सतत चक्र है जो योजनाओं को क्रियान्वित करने और संगठन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूकी एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।